नमस्कार, स्वागत आप सभी का संसद टीवी पर। मैं हूं अनुराग पुनीत आपके साथ। हाजिर हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ, लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले बात सुर्खियों की। रोम में G20 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोविड-19 वैक्सीन, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट से निकलने के उपाय, आपूर्ति श्रृंखला के विस्तार और महंगे होते ईंधनों पर रखा विचार। अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति भी सम्मेलन में हुए शामिल। G20 शिखर सम्मेलन से इतार, प्रधानमंत्री की अमेरिका और फ्रांस के राष्ट्रपति से भी मुलाकात। ब्रिटेन, सिंगापुर और इटली के प्रधानमंत्री से भी मिले नरेंद्र मोदी। व्यापार और निवेश संबंधों में विस्तार पर जोर। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात कर भारत आने का दिया निमंत्रण। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों पर उपचुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान। वोटिंग के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन। नतीजों का ऐलान 2 नवंबर को। उत्तराखंड में घसियारी कल्याण योजना की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की शुरुआत। योजना से ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा बड़ा लाभ, कहा राज्य के पूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध बीजेपी सरकार। T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत के लिए करो या मरो का मुकाबला। कल टूर्नामेंट में बने रहने के लिए न्यूजीलैंड से मैच जीतना होगा जरूरी। सेमीफाइनल पर टीम इंडिया की निगाहें। तो ये थी हेडलाइन। अब खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले बात बुलेटिन में G20 शिखर सम्मेलन की। रोम में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। 2 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन का आज पहला दिन था। इसका विषय था वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य। क्लोज डोर इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण और दुनिया के कई देशों को वैक्सीन की आपूर्ति में भारत के योगदान का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि भारत ने इस दौरान दुनिया के देशों को दवाओं की भी आपूर्ति की है। उन्होंने कोविड की वजह से अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संकट से निकलने के उपायों पर भी सलाह दी और कहा कि सभी देशों को एक समान मानदंड के आधार पर कोविड सर्टिफिकेट्स को मान्यता देनी होगी ताकि अंतर्राष्ट्रीय आवागमन शुरू हो सके और व्यापार यथाशीघ्र पटरी पर वापस आ पाए। उन्होंने विश्व आपूर्ति श्रृंखला के विस्तार की भी सलाह दी और कहा कि इस मामले में किसी एक देश पर निर्भर रहने की नीति घातक हो सकती है। उन्होंने ईंधनों की कीमत पर लगाम लगाने को कहा ताकि कमजोर देशों के विकास में यह रोड़ा न बने। शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर आयोजित बंद सत्र में हिस्सा लेंगे। और G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहले मुलाकात की। उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से भी मुलाकात की। इस दौरान नेताओं के बीच में गर्मजोशी देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच भारत फ्रांस के बीच में सहयोग बढ़ाने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और फ्रांस विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक रूप से सहयोग कर रहे हैं। यह वार्ता दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को गति देगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग के साथ भी मुलाकात की और द्विपक्षीय
संबंधों पर चर्चा की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में आपसी संबंधों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने आज वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री और पोप फ्रांसिस ने धरती को बेहतर बनाने के लिए जलवायु परिवर्तन से लड़ने और गरीबी को दूर करने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की। यह बैठक 1 घंटे तक चली। प्रधानमंत्री ने पोप फ्रांसिस को भारत आने का निमंत्रण दिया। वेटिकन में विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने वेटिकन सिटी के विदेश मंत्री कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन से भी मुलाकात की। इसके अलावा इटली के ऑडिटोरियम कॉन्सिलिया जोन में प्रधानमंत्री ने विभिन्न समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोम में G20 सम्मेलन से इतर इटली के अपने समकक्ष मारियो ड्रैगी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की। रोम में G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री ने इटली के अपने समकक्ष मारियो द्राघी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों का दायरा विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ाने पर चर्चा की। साथ ही व्यापार और निवेश संबंधों के विस्तार पर भी सहमति जताई। As well as the meeting that has just been held with the Prime Minister of Italy, His Excellency Mr. Mario Draghi, the main issues of discussion were those really, if you look at it, those that relate to the G20 summit. There was a discussion on the issue of health recovery, recovery from COVID, economic recovery at a global level. There was a discussion on climate change issues. बैठक के दौरान जलवायु परिवर्तन, अफगानिस्तान समेत क्षेत्रीय और वैश्विक हितों के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। The discussion extended to some areas of regional and global interest, including the situation in Afghanistan. The Indo-Pacific were discussed in both meetings. Prime Minister highlighted India's perspectives on climate change, Afghanistan, the Indo-Pacific. The EU leaders, as well as the Italian Prime Minister, did congratulate Prime Minister for India's excellent progress on vaccination, both in terms of the numbers of vaccines actually administered in our country and also in terms of the percentage of people covered in terms of the first dose. दोनों देशों के बीच स्वच्छ ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने ग्रीन कॉरिडोर परियोजनाएं, स्मार्ट ग्रिड, ऊर्जा भंडारण, गैस परिवहन, हरित हाइड्रोजन विकास और जैव ईंधन को बढ़ावा देने में साझेदारी पर सहमति जताई। To provide fresh impetus to the bilateral cooperation in renewables and clean energy, India and Italy issued a joint statement announcing a strategic partnership on energy transition and agreed to explore partnerships in areas such as large-size green corridor projects, smart grids, energy storage solutions, gas transportation, integrated waste management, waste to wealth, as it's called, development and deployment of green hydrogen, and promotion of biofuels. India and Italy also signed an agreement, statement of intent on textiles cooperation during the meeting. There was a very good discussion on two-way investments, particularly in the clean energy and renewable sector, where Italy has a lot of expertise. And I think this is something that both Prime Ministers agreed to see how we can take forward. इससे पहले इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी ने प्लाज़ो चिगी में प्रधानमंत्री की अगवानी की। यहां प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। G20 देशों ने वैश्विक हित के लिए व्यापक कोविड टीकाकरण के भारत के दृष्टिकोण का अनुमोदन किया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जांच और वैक्सीन प्रमाण पत्र समेत यात्रा दस्तावेजों को पारस्परिक मान्यता देने के भारत के सुझाव को व्यापक समर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि अब तक बैठकों की कार्यसूची में भारत के कई महत्वपूर्ण सुझाव शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने G20 देशों को लाभ के स्रोत और मुनाफे पर लगाए जा रहे कर की विसंगति दूर करने को कहा है।
पीयूष गोयल ने आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया के सभी देशों को एक मंच पर आने की उनसे अपील की है। टेररिज्म, आतंकवाद के खिलाफ तो मुझे लगता है पूरा विश्व एक आवाज में एकजुट होकर बोलता है। आपको शायद ध्यान होगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकवाद की लड़ाई है, इसमें सभी G20 देशों को सम्मिलित करने की बात कुछ वर्ष पहले रखी थी। उस बात को सभी देशों ने स्वीकार किया था और तब से लगातार आतंकवाद के ऊपर जो प्रहार है, उसमें सभी देश भारत के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं। और G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी खबरों के बाद अब खबरें उपचुनाव से जुड़ी हुई। लोकसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 29 सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हो गया। इस दौरान लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। मतदान केंद्रों पर कोविड नियमों का भी सख्ती से पालन किया गया। वोटों की गिनती अब 2 नवंबर को की जाएगी। लोकसभा की जिन 3 सीटों पर मतदान हुआ है, उनमें दादर नागर हवेली, मध्य प्रदेश की खंडवा सीट और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट शामिल है। विधानसभा की बात की जाए तो 29 सीटों पर जिन उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई है, उनमें असम की 5 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय की 3-3, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक की 2-2 सीटें, महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम की 1-1 सीट शामिल है। उधर नागालैंड के शामटोर चेसोर विधानसभा क्षेत्र से NDPP के उम्मीदवार क्योशु यिमचुंगर निर्विरोध चुन लिए गए हैं। और खबर उत्तराखंड से, जहां पर आज घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के गठन से लेकर बीजेपी की सरकार राज्य की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण, हर मौसम के अनुकूल सड़कें और अन्य परियोजनाएं राज्य के विकास में मदद करेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 85,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम जारी है। केंद्र सरकार ने लोगों की भलाई के लिए हर घर जल, उज्ज्वला योजना और PM आवास योजनाएं लागू की हैं। सैन्य कर्मियों को 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ भी दिया है। अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड ने पिछले 4 सालों में समग्र विकास देखा है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य विकास को और गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया है, मोदी जी इसको संवारेंगे और आज 4.5 साल के बाद आया हूं। उत्तराखंड का चौमुखी विकास, ये अभी भी उत्तराखंड में जो कुछ भी काम बच गया है, हमारे युवा मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। मित्रों, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का उद्देश्य राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में रह रही 3 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं के काम का बोझ कम करना है। इस योजना का लक्ष्य महिलाओं को चारा लाने के लिए दूर दराज तक जाने से मुक्ति दिलाने के लिए उनके घरों तक पैकेट बंद सुरक्षित हरा चारा उपलब्ध कराना है। 50% सब्सिडी पर सिर्फ 2 रुपया किलो पर इनको ये पशु आहार दिया जाएगा। ढेर सारे अकस्मात से, ढेर सारी आपदाओं से ये माताएं बहनें बचेगी। उनका बचा हुआ समय बच्चों को पढ़ाने के लिए भी लगा सकती है, घर में कुछ और काम भी कर अपनी आय भी बढ़ा सकती है और साथ में पशुपालन भी कर सकती है। और वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको देश और दुनिया से जुड़ी खबरें बताएंगे। Any fever can be dengue fever, and it is important to understand
the warning signs which make it more severe and sometimes fatal. So dengue fever can also involve children and infants, and I advise parents early healthcare advice as early as possible. हम अपने आप को डेंगू फीवर से कैसे बचाएं और देश इसको कैसे लड़े, इसको जानिए आप संसद टीवी पर। To know all about prevention and treatment of dengue fever, tune in to Sansad TV. जो राष्ट्रीय गति शक्ति परियोजना है, इसके पीछे क्या सोच है, क्या उद्देश्य है? प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ऐसी एक कमेटी बनाई है कि हमारे प्रोजेक्ट कौन क्या कर रहा है इसकी जानकारी एक जगह आएगी और फिर उसमें कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन, ये इंटीग्रेटेड अप्रोच में सब डेवलपमेंट को सोचना, खर्चे को बचाना, यही स्पिरिट गति शक्ति का है। आजकल की जो नई शिक्षा नीति है उसके हिसाब से स्टूडेंट्स के स्किल को बढ़ावा दिया जाता है और स्किल को बढ़ाया जाता है। सरकार को अवेयरनेस फैलानी चाहिए जो वो स्कीम अपने बच्चों के लिए निकाल रही है। जैसे वो कोई स्कीम भी निकालती है तो बच्चों को पता नहीं होता है, उसकी अवेयरनेस नहीं होती कि ऐसी भी कोई स्कीम सरकार ने निकाली है बच्चों के लिए। हमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी चाहिए सर, क्योंकि उससे ये होगा हम भारत की चीज़ बाहर भी भेज सकते हैं और सर खुद भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम उसको खुद बनाएंगे तो मेड इन इंडिया चीज़ जो इंडिया में ही रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का और अब वक्त है राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानने का। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत अयोध्या में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार राज्य को अपराध मुक्त कर रही है। साथ ही उन्होंने युवाओं से प्रदेश को कचरा मुक्त बनाने की अपील की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की ब्लैक कैट कार रैली का स्वागत किया। सुदर्शन भारत परिक्रमा कार रैली को 2 अक्टूबर को लाल किले से रवाना किया गया था। कार रैली ने 7,500 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के बन्नू स्कूल रेसकोर्स में देश के 30वें हुनर हाट मेले का शुभारंभ किया। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुनरमंद लोग बेस्ट को बेस्ट में बदलकर स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कर दिया कि वे अब किसी कीमत पर कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। वे जल्द ही अपनी पार्टी बनाएंगे। पंजाब और उसके किसानों के हित में मजबूत सामूहिक ताकत बनेंगे। कांग्रेस से पर्दे के पीछे बातचीत की खबरों को उन्होंने खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी ने बीएसपी को बड़ा झटका दिया है। बीएसपी के 6 निलंबित विधायक और 1 बीजेपी विधायक ने आज समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इन सभी विधायकों ने अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गोवा में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। दक्षिण गोवा में मछुआरे समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लोगों को जोड़ने और इन्हें आगे ले जाने में यकीन करती है। गोवा के 3 दिवसीय दौरे पर गई टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी राजनीति को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के फैसले न लेने के कारण देश को इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना वायरस मरीजों के लिए आरक्षित 1/3 बिस्तरों का इस्तेमाल वेक्टर जनित बीमारियों से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए किया जाएगा। यह आदेश राजधानी में डेंगू के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर जारी किया गया है। कन्नड़ फिल्मों के जाने माने सितारे पुनीत राजकुमार का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। इससे पहले
पुनीत राजकुमार का कि हजारों प्रशंसकों ने कांतिराव स्टेडियम में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा इस महीने की 10 तारीख को हुई थी। उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा का परिणाम देख सकते हैं। शिक्षा की काशी कहे जाने वाले कोटा अब जल्द ही राजस्थान का प्रमुख आईटी केंद्र बनकर उभरेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोटा के पहले दीक्षांत समारोह को वर्चुअल तौर पर संबोधित करते हुए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने यह बात कही। ओम बिरला ने कहा कि छात्रों के आगे के जीवन में उनका आत्मविश्वास, आत्मशक्ति और सामर्थ्य ही उनको सही मार्ग दिखाएगा। ओम बिरला ने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन, रेल और रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से कोटा जल्द ही देश में एक आईटी हब के रूप में उभरेगा। मेरी भी इच्छा है कि आने वाले समय के अंदर कोटा आईटी का बड़ा हब बने, क्योंकि कोटा वो शहर है जहां रेल कनेक्टिविटी बेटर है, रोड कनेक्टिविटी बेटर है, आने वाले समय में एयर कनेक्टिविटी भी बेटर होगी। तो मुझे लगता है कि भारत दुनिया का सबसे कनेक्ट शहर कोटा होगा और वहां का मानव संसाधन ही निकलकर देश और दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। इसलिए कोटा को नया आईटी का हब भी बनाना है। उधर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं, आज उन्होंने विजयवाड़ा पहुंचने पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने उनका स्वागत किया। यहां पर उपराष्ट्रपति स्वर्ण भारत ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने साल 2021 के डॉक्टर आई.बी. सुब्बाराव रायथू वार्षिक पुरस्कार वितरण किए। उसके बाद उपराष्ट्रपति ने कृषि प्रदर्शन का भी अवलोकन भी किया, जहां पर किसानों ने उन्हें चावल की पारंपरिक किस्में दिखाई। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने किसानों से खेती के क्षेत्र में नवाचारों पर जोर देते हुए कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को अनिवार्य रूप से राष्ट्र के कल्याण के लिए योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश तभी समृद्ध हो सकेगा जब महिलाओं, युवाओं और किसानों को उनका समुचित अधिकार प्राप्त होगा। और बात कोविड टीकाकरण की। देश में अब तक 106 करोड़ लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की करीब 57 लाख खुराकें दी गईं। कल 13,543 लोग स्वस्थ भी हुए। स्वस्थ होने की दर 98.19% है। कल 14,313 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि भी हुई। अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 111 करोड़ 13 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके निशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। और अब खबर जापान से, जहां पर कल संसदीय चुनाव के लिए मतदान होगा। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की पार्टी निचले सदन में बहुमत बचाने का प्रयास कर रही है। ये चुनाव ऐसे वक्त में हो रहे हैं जबकि कोरोना महामारी और आर्थिक असमानता से निपटने के सरकार के तरीके पर देश में बहस चल रही है। चुनाव से पहले जापान की संसद को भंग कर दिया गया है। 465 सदस्यीय सदन में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की 276 सीटें हैं, जबकि उसके गठबंधन साझेदार कॉमिटो की 29 सीटें थी। और बात खेल की, क्रिकेट की। T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत के लिए करो या मरो का मुकाबला होगा। मुकाबले में बने रहने के लिए पाकिस्तान से मिली हार के बाद न्यूजीलैंड से कल हर हालत में मैच को जीतना होगा। न्यूजीलैंड जैसी बेहतरीन टीम के सामने यह मैच उतना आसान नहीं है। टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट खासकर भारतीय बल्लेबाजों के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। वहीं डियॉन कॉवे बेहद खतरनाक और आक्रामक बल्लेबाज हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए श्रीनगर के डल झील में पहली बार ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर की शुरुआत की गई है।
इस दौरान फिल्म कश्मीर की कली को दिखाया गया। चलिए आप भी रोशनी से नहाते हुए डल झील के ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर का आनंद लीजिए। हमको दीजिए अनुमति। नमस्कार।